कावेरी को बच्चों से बहुत प्यार था, जिसके कारण उसने अपनी पढ़ाई पूरी होने पर एक अनाथालय के साथ वो जुड़ जाती है और अनाथ बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन उसके अनाथालय में कोई बहुत ही छोटे से बच्चे को वहाँ के दरवाजे पर छोड़ जाता है। जब कावेरी अनाथालय आती है तो उस बच्चे को देखकर कहती है, ये किसका बच्चा है? दरअसल मैडम, इस बच्चे को आज सुबह कोई अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ गया था। बताइए कैसे लोग हैं? लड़कियों को तो ऐसे छोड़ते हुए देखा था, लेकिन लड़के को भी छोड़ गए। देना मुझे ये बच्चा, कितना प्यारा है ये तो। बताओ, यहाँ तो सारे बड़े बच्चे हैं, इसका ध्यान कैसे रखेंगे यहाँ? वही तो मैडम, अब क्या करें, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगी। मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी और मैं पालूंगी। लेकिन आपकी माँ इसकी इजाजत देगी? वो तो देखना होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। कितना छोटा है ये। कावेरी को उस छोटे से बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसको अपने साथ घर ले आती है, जहाँ उसकी माँ साधना उसे एक बच्चे के साथ देखकर कहती है, ये किसका बच्चा साथ ले आई? इतने छोटे बच्चे को कोई उसकी माँ से अलग करता है क्या? माँ, इसकी माँ ने ही इसको खुद से अलग कर दिया। मतलब कि कोई इसे आज अनाथालय में छोड़ गया था। बताओ, कैसे लोग हैं? जब बच्चे पालने ही नहीं होते तो पैदा क्यों करते हैं? अच्छा ये छोड़, कल तुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो तैयार रहियो, और कल इसे अनाथालय ले जाएगी। माँ, क्या बात करती हो? वहाँ कैसे रहेगा ये, और कौन संभालेगा? वैसे ही जो वहाँ औरतें बच्चों को संभालती है, उनके पास समय नहीं बचता उन्हीं से। और मैंने सोचा है मैं इसको पालूंगी। अनाथालय में काम करती हूँ, एक बच्चे की जिम्मेदारी तो मैं खुद भी ले ही सकती हूँ। और तेरी खुद की जिंदगी का क्या? अरे कल लड़के वालों को तू पसंद आ गई तो क्या वो तुझे इस बच्चे के साथ अपनाएंगे? अगर अच्छे लोग होंगे तो अपना लेंगे, और अगर नहीं अपनाएंगे तो ऐसे घर में मुझे शादी ही नहीं करनी जिनके अंदर इंसानियत ही ना हो। कावेरी इतना बोलकर बच्चे के साथ अपने कमरे में चली जाती है और ऑनलाइन बच्चे के लिए उसके खाने पीने का सामान मंगवाती है। अगले दिन राजन नाम का एक लड़का अपनी माँ सरिता के साथ कावेरी के घर आता है। साधना उनका स्वागत करती है और कुछ ही देर में कावेरी उन सभी के सामने आती है उस बच्चे के साथ। उसे देखकर सरिता बोलती है, बहन जी, आपकी भी बहू है क्या? नहीं बहन जी, यही मेरी बेटी कावेरी है, जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं। तो ये बच्चा इसके हाथ में, ये किसका है? मैं बताती हूँ आपको। मैं एक अनाथालय में काम करती हूँ, जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल होती है। कल को इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ गया, कौन छोड़ गया पता नहीं, और ये बच्चा बहुत छोटा है तो वहाँ इसका ध्यान सही से नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैंने फैसला लिया है कि इसको मैं पालूंगी। और शादी? मेरा मतलब है अगर आपकी शादी तय होती है किसी से तो? जो भी मुझसे शादी करना चाहता है वो इस बच्चे के साथ मुझे अपनाए, वरना मुझे शादी नहीं करनी। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, इसको अकेले भी पाल सकती हूँ। बहन जी, तो पहले बताना था ना आपको कि हम आपकी बेटी के साथ साथ एक बच्चे को भी देखने आ रहे हैं, और माफ करना, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते हैं। पर क्यों माँ? हम तो दूसरों से कहते हैं कि बच्चों को अनाथालय से गोद लें ताकि उनको एक अच्छा जीवन मिले, और जब ऐसा करने की खुद की बारी आए तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? मैं अच्छा कमाता हूँ और इनसे शादी करके मैं इनके बच्चे की जिम्मेदारी भी संभाल सकता हूँ, और मुझे इनके विचार बहुत पसंद है। पर बेटा। पर कुछ नहीं माँ। कावेरी जी, आप मुझे पसंद है, वो भी इस बच्चे के साथ। क्या अब आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? कावेरी को राजन की ये दिलेरी पसंद आती है और वो इस शादी के लिए मान जाती। अब सरिता को ना चाहते हुए भी अपने बेटे की पसंद को स्वीकारना पड़ता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 1 महीने के बाद विधि विधान से शादी करके राजन कावेरी को उसके बच्चे के साथ ही घर लाता है। जहां सरिता अपनी बहू का स्वागत करती है, तो वहीं घर में मौजूद पड़ोसनों में से कमला बहू के हाथ में बच्चा देखकर कहती है, अरे सरिता बहन, ये बच्चा किसका है तुम्हारी बहू के पास? कहीं शादी से पहले ही तो इन दोनों ने एक कांड तो नहीं किया? अरे कमला, कुछ भी बोलती हो। ये बच्चा ना ही मेरे बेटे का है, ना ही बहू का। अनाथ है कोई, जिसको मेरी बहू ने गोद लिया था, और अब हमें भी इस बहू को बच्चे के साथ ही स्वीकारना पड़ रहा है। लो जी, बहू को दहेज के साथ तो आते हुए देखा है, लेकिन बच्चे के साथ आते नहीं देखा। खैर, आओ आओ बहू, इस बच्चे के साथ घर में आओ। कावेरी को सबकी बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहू होने का फर्ज निभाते हुए चुप हो जाती है। और अगले ही दिन कावेरी अपनी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। लेकिन अपनी पहली रसोई के लिए हलवा बनाते समय उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है।
तो वो जल्दी जल्दी में गैस को कम किए बिना ही बच्चे के पास चली जाती है और उसे चुप करवा कर वापस रसोई में आती है। तो हलवा जल चुका होता है। तभी वहाँ सरिता आकर कहती है, बहू ये क्या है? पहली रसोई में बना हलवा ही बताता है कि बहू की रसोई आगे कैसी रहेगी, और तूने वो हलवा ही जला दिया, वो भी इस बच्चे के चक्कर में। इससे तो लगता है कि आगे भी तू यही करेगी। काम खराब। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आगे से कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कावेरी ने उस बच्चे की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए अब वो उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन राजन के ऑफिस जाने के बाद वो बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर सारे घर का काम किया करती और एक बहू होने की जिम्मेदारी को भी निभाती। लेकिन सरिता को ये देखकर भी कावेरी पर तरस नहीं आता और वो उस बच्चे को संभालने के लिए आगे नहीं आती। ऐसे ही एक रात जब कावेरी बच्चे को पालने में सुलाकर अपने बिस्तर पर जाती है तो राजन से कहती है, राजन जी, आपने अब तो इस बच्चे को अपना लिया, लेकिन कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या आप इस बच्चे को वैसा ही प्यार दे पाएंगे? हाँ कावेरी जी, और ये मैंने आपसे ही सीखा है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, ये भी हमारा बच्चा है और आने वाला भी हमारा दूसरा बच्चा होगा। काश माँ जी भी यही समझती। माँ समझ जाएगी। और मुझे तो गुस्सा इस बात का आता है कि कुछ लोग बच्चों के लिए तरस जाते हैं और कुछ ऐसे ही बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। देखना, मेरी बहन रीमा आएगी ना तो वो भी इसको ना बहुत प्यार देगी और उसको तो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। राजन और कावेरी ऐसी ही बातें करते हुए सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक शाम सरिता की बेटी रीमा घर आती है, जो दूसरे शहर में पढ़ाई के सिलसिले में रहा करती थी। जब वो घर आती है तो सरिता उसकी बहुत आवभगत करती है, जिसके बाद रीमा की नजर पालने में लेटे उस बच्चे पर पड़ती है और वो उसे उठाते हुए कहती है, माँ ये बच्चा कहाँ से आया? भाई की शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए हैं। ये तेरी भाभी के साथ आया है। बहू इस घर में अकेली नहीं, बच्चे को साथ लाई है। इसके बाद सरिता रीमा को सब बताती है, जिसे सुनकर रीमा उस बच्चे की गर्दन पर देखती है, जहां एक काले तिल का निशान देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कहती। घर आने के बाद से उस बच्चे के साथ बहुत समय बिताती है वो। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कावेरी प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर सरिता राजन और रीमा की मौजूदगी में कावेरी से कहती है, बहू अब तो तेरा खुद का बच्चा होने वाला है, तो इस बच्चे को अनाथालय में छोड़ दे। वैसे भी वही छोड़कर गया था ना कोई से। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा बच्चा है, इसको हमें कहीं छोड़कर नहीं आना है। और माँ जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि अपने बच्चे की होने पर मैं इसको छोड़कर आ जाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा क्यों किसी की औलाद का खर्चा उठाए? सरिता को ऐसी जिद करते हुए देखकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, किसी और का नहीं, वो मेरा बच्चा है माँ। मैं हूँ उसकी माँ, जिसने उसे बेसहारा छोड़ा। रीमा के मुंह से ये सब सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रीमा सबको बताती है कि वो इस शहर में पिछले 1 साल से है। एक लड़के से प्यार भी करती है, जो उसे प्रेग्नेंट करके छोड़कर चला गया। उस बच्चे को गिराने से उसकी मौत हो सकती थी, इसलिए उसने उसे जन्म दिया और एक अनाथालय के सामने छोड़ दिया। ये सच सुनकर सरिता रीमा को थप्पड़ मारती है, लेकिन राजन कहता है, माँ रीमा को अब सजा मत दो, उसको वैसे ही अपने किए की सजा मिल चुकी है। और अब बेहतर यही होगा रीमा कि इस राज को राज ही रहने दो। और ये बच्चा अब मेरा और कावेरी का है, तो हम ही से पालेंगे। कोई कभी किसी को नहीं बताएगा कि ये बच्चा रीमा का था। सरिता के सामने उस बच्चे की सच्चाई आने पर उसको पछतावा होता है कि वो अब तक उसे क्यों अपना नहीं पाई थी। बस उस दिन के बाद से सरिता उस बच्चे और अपनी बहू को दिल से अपना लेती है। और रीमा भी अपनी भाभी की शुक्रगुजार थी कि उसने शादी से पहले ही एक बच्चे को गोद लेने की हिम्मत दिखाई, जिसके चलते उसके बच्चे को माँ का प्यार मिला। उदयपुर गांव में लता अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। लता के बेटे राजेश ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, जो लता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजेश शादी के कुछ ही समय बाद शहर कमाने के लिए जा चुका था। बहू अब तक तेरा खाना नहीं बना क्या? मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जब से मेरा बेटा तेरे जैसे लड़की को ब्याह कर लेकर आया है। माँ जी, बस खाना होने ही वाला है, आप मुझे हर बात पर ताने मत दिया कीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उस पर आप मुझे सुना लीजिए।
हाँ हाँ, अब मुझे तुझसे ही सीखना पड़ेगा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं, किससे क्या बोलूं, कैसे उठूं बैठूं। अच्छा होगा कि तू अपने काम से काम रख। चंदा की सास लता बहुत ही कंजूस थी। वो अपनी बहू की हर चीज पर उसे टोका करती थी। सब्जी में तेल ज्यादा नहीं डलना चाहिए, सब्जी कम बनाया कर। अब जब लता खाना खाने पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बहू ने 10 रोटियां बनाई हुई थी, वो भी 2 लोगों के लिए। अरे इसे कितनी बार समझाया है कि खाना पीना हिसाब से बनाया करे, लेकिन ये है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये भी ऐसे कहाँ मानने वाली है। इसे जब तक मैं सबक न सिखाऊं तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अब लता को जितनी भूख होती है वो उतनी रोटी और सब्जी अपने लिए निकालकर बाकी की रोटी सब्जी अलग छुपा देती है। कुछ देर बाद चंदा रसोई में आती है। अरे ये क्या, मेरे लिए तो खाना है ही नहीं। मैंने तो गिनकर माँ जी के लिए 6 रोटियाँ और अपने लिए 4 रोटियाँ बनाई थी, लेकिन यहाँ तो न ही रोटियाँ हैं और न ही सब्जी है। अरे बहू, यहाँ किचन में खड़ी होकर क्या कर रही है? जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आ। माँ जी, वो मैं क्या कह रही थी, मैं नहाने गई तब तक ना जाने सारा खाना कौन खा गया। कहीं कोई जानवर तो घर में नहीं घुस गया। बहू तू ये कैसे बातें कर रही है? रोटियाँ तो जब थी जब मैं खा कर गई, लेकिन अब जब तू घर खुला रखेगी तो और क्या होगा? माँ जी, मुझे तो जोरों की भूख लगी है, लेकिन शाम होने से पहले शाम के जलावन के लिए लकड़ियाँ भी लानी होंगी। अब चंदा बिना कुछ खाए ही लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। इधर लता अपनी पड़ोसन रजनी के घर पहुँचती है। अरे रजनी, क्या बात है, सही समय पर आई है। मुझे भी एक कप चाय पिला दे। अरे लता, मैं भी तेरे घर ही आने वाली थी। और तेरी बहू के क्या हाल चाल हैं? अरे उसे तो लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल भेजा है। पूरे दिन बेचारी बनी फिरती रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहती क्या है। अरे तेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसने अपने माँ बाप पर एहसान किया है, तुझ पर थोड़े ही। मैं तो कहती हूँ इसे किसी भी तरह से घर से निकाल और अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील बहू ढूंढ कर ला जो तेरे बेटे को दहेज भी दे। तेरी बात में दम तो है रजनी। वैसे मैं तो कहती हूँ किसी दिन कोई जंगली जानवर इसे खा जाए तो मेरा तो पीछा छूट जाए। लता शुरू से चाहती थी कि वो अपने एकलौते बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करे और उसे दहेज में बहुत पैसा मिले, लेकिन लता के बेटे राजेश ने लता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। एक रोज लता अपने बेटे से फोन पर बात करती हुई कहती है, राजेश बेटा, कैसा है तू? मैं तो सोच रही थी कि तू वहीं बस जाए और अपनी माँ को वहीं से पैसे कमाकर भेजता रहे। मैं तो कहती हूँ कि शहर की कोई अच्छी और सुंदर लड़की देखकर वहीं शादी कर कर बस जा तू। माँ जी, ये क्या बोल रही है आप उन्हें? भला मेरे होते हुए दूसरी शादी? क्या उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी? अरे मैं तो उसे राय दे रही थी। अभी कुछ महीने पहले ही तो गांव आया था, फिर आने की जिद कर रहा था, तो इसी बहाने मैंने उससे कहा कि पैसे वाली लड़की से शादी कर ले और वहीं बस जाए। माँ, आप अपने ही बेटे की दूसरी शादी को लेकर मजाक कैसे कर सकती हो, जबकि आपकी एक बहू आपके सामने ही है। अरे बहू, अब इन सब बातों पर ध्यान लगाना छोड़ दे और गाय का जो दूध निकाला है उसमें 2-3 जग पानी मिला दे। दूध लेने के लिए अभी रजनी, मंजू सब आते होंगे। माँ जी, दूध में पानी मिलाना अपने ईमान में खोट करने जैसा है। चल, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, उससे जितना कहा है उतना कर। चंदा अपनी सास की कंजूसी और अपने प्रति अपनी सास की व्यवहार से परेशान थी। एक रोज लता से उसका चश्मा टूट जाता है। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस चश्मे को बनवा सकूं। एक तो गरीबी, ऊपर से लाचारी और एक और ऊपर से बड़ा नुकसान हो गया। माँ जी, ये लीजिए आपकी रोटी दूध। दूध में पानी मिलाने से पहले ही आपके लिए दूध निकाल लिया था। बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन तेरा ये मंगलसूत्र तो बहुत प्यारा लग रहा है। राजेश ने दिया है ना? हाँ माँ जी, उन्होंने दिया था ये। और पता है माँ जी, यही है जो मुझे उनके प्यार का एहसास दिलाता है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मेरे चश्मे बनवाने का बंदोबस्त तो हो चुका। वैसे भी इसके माँ बाप ने अपने बेटी के अलावा दिया क्या है? अब अगली सुबह जैसे ही चंदा उठती है तो वो देखती है कि उसकी गर्दन में मंगलसूत्र था ही नहीं। माँ जी देखिए ना, गले से मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया। क्या कहीं गिर गया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। हे भगवान, तू ये क्या कह रही है बहू? एक तो तेरे माँ बाप ने आज तक कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से मेरा बेटा जो तुझ पर कमा कर लुटा रहा है उसकी भी तुझे कदर नहीं है।
नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता कहाँ गया मेरा इतना कीमती मंगलसूत्र। वो तो मुझे जान से भी प्यारा था। चल अब सुबह सुबह रोना धोना बंद कर और अपने माँ बाप को बोल कि भारी और अच्छा मंगलसूत्र बनवा कर दे दें। चंदा बहुत उदास हो जाती है। वहीं लता बहुत खुश होती है और अपने नए चश्मे को पहन पहन कर देख रही होती है। अरे क्या चश्मा बनवाया है लता तूने, एकदम हेमा मालिनी लग रही है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सोते समय बहू का मंगलसूत्र निकाल लिया उसके गले से, वरना ये तो मांगने पर भी नहीं देती। हे प्रभु, उन्हें मेरी भी उम्र लगा देना और सभी बुरी बलाओं से दूर रखना। अरे बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि दिए में 1 या 2 बूंद तेल ही डाला कर। आजकल देख रही है ना कि कितनी महंगाई हो गई है। माँ जी, ये आपने क्या किया? ये अशुभ आप क्यों कर रही हो? ये ले और हाथ जोड़कर माफी मांग ली मैंने भगवान से। उन्हें भी पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। माँ जी, आपका सब चीजों में कंजूसी करना ठीक है, लेकिन भगवान के सामने तो ऐसा मत कीजिए। दोनों सास बहू दिए पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी लता के बेटे राजेश को लेकर आता है। राजेश को तेज बुखार था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। राजेश, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? तूने कुछ बताया भी नहीं, अचानक से कैसे आ गया? माँ, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। पिछले 10 दिनों से मेरा बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तू आराम कर। बहू, राजेश के लिए खाना लेकर आ। अब राजेश को डॉक्टर देखते हैं तो वो कहते हैं कि राजेश के अंदर कमजोरी और खून की कमी है। आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये क्या हाल बना रखा है तूने राजेश? तेरी जब इतनी तबीयत खराब थी तो तू पहले घर चले आता ना। माँ, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं घर आने वाला हूँ, पर आपने कहा कि हर महीने घर आकर करेगा भी क्या। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे अब एहसास हो रहा है कि जो मैंने किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जी नहीं, आप तो ये सब अपना घर चलाने के लिए ही कर रही थी ना। हाँ माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप भी तो पैसे बचाकर आगे के बारे में सोच रही हैं। और रही बात मेरी, मैं थोड़ा आराम करूँगा और दवा चलेगी तो ठीक ही हो जाऊँगा। अपने बेटे के बीमार होने के बाद लता को उसकी कंजूसी का एहसास होता है कि वो जो कर रही थी वो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन इसमें उसके अपनों का ही नुकसान है। आलोक एक किसान था जो कि गांव के जमींदार की जमीन पर किसानी करता, लेकिन वो बहुत आलसी था, इसीलिए कुछ देर काम करके खेत किनारे पेड़ों की छांव में सो जाया करता। एक रोज वो थोड़ी देर खेत में खरपतवार को हटाता है और फिर अंगड़ाई लेते हुए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं तो थक गया। क्या सुहाना मौसम है। भला इस मौसम में कौन काम करेगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। हे भगवान, ये यहाँ भी सो रहे हैं। हद होती है आलसपन की भी। अजी सुनिए, उठिए। अरे ये आपका घर नहीं है, मैंने कहा उठिए। मैं खाना लेकर आई हूँ आपके लिए। गहना के लाख उठाने पर भी आलोक के कानों पर जू तक नहीं रेंगती और वो खर्राटे लेकर मस्त सोता रहता है। तभी गहना पोटली से खाना निकालकर उसके पास रख देती है, जिसकी खुशबू से उसकी नींद झट से खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। आहा, क्या खुशबू है। अरे गहना, तुम कब आई? तभी जब आप काम करने की जगह खर्राटे लेकर सो रहे थे। मैं पूछती हूँ कि तुम ढंग से काम क्यों नहीं करते हो? काम ही तो कर रहा था गहना। ये जो खरपतवार तुम इकट्ठा देख रही हो, ये सब मैंने ही तो खेत से हटाए हैं। फिर थक गया तो बैठ गया। अरे बैठे बैठे ही पेड़ की छांव में पसर गए ना आप। अरे सुबह से दोपहर में आपने बस ये खरपतवार ही हटाई है। सच में महान हो आप, महान। अरे अब क्या ताने ही देकर मेरा पेट भरोगी तुम? चलो अब मुझे पेट पूजा करने दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ खाइए, बहुत काम जो किया है आपने। आलोक गहना की बात पर ध्यान न देते हुए खाना खाने लगता है। कुछ देर में गहना वहाँ से खाली बर्तन लेकर चली जाती है तो आलोक फिर से इधर उधर देखते हुए सो जाता है। शाम को जब उसकी नींद खुलती है तभी कुछ देर में जमींदार वहाँ आता है तो आलोक को खाली बैठा देखता है। क्यों रे आलोक, तू यहाँ बैठकर आराम क्यों फरमा रहा है? और आज खेत में खुदाई क्यों नहीं की तूने? अरे क्या बताऊं जमींदार जी,
कुछ देर पहले ही मेरे पैर में चोट लग गई। अरे बड़ा दर्द हो रहा है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे तो देख के काम करना चाहिए था। बताओ, चोट लगवा ली, मैं मुंशी से कहता हूँ तुझे गाड़ी में घर पहुँचा देगा। नहीं नहीं जमींदार जी, आपको मेरी फिक्र है, यही सुनकर अच्छा लगा, पर मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। जमींदार जी मैं चलता हूँ। ठीक है, जाकर डॉक्टर से पट्टी करवा लेना। अगर ज्यादा चोट लगी हो तो कुछ दिन घर पे आराम कर लेना। जी जमींदार जी। आलोक बहाना बनाकर वहाँ से लंगड़ाते हुए चला जाता है। जमींदार मनसुख व्यवहार का बहुत अच्छा आदमी था, इसीलिए वो अपने खेत में काम करने वाले किसानों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करता था। इसी बात का आलोक फायदा उठाता और पूरा दिन खेतों में कोई काम ना करके शाम को कभी बीमारी तो कभी चोट का बहाना बनाकर घर लौट जाया करता। अगले दिन सुबह 11 बजने के बाद भी आलोक बिस्तर से नहीं उठता तो गुस्से में गहना उसके ऊपर से चादर हटा देती है। अरे क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों सोते हुए को जगाती हो? अरे 11 बज गए हैं, खेत में जाने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा, जो ऐसे बेफिक्र होकर पड़े हो? आज मैंने छुट्टी ली है, आज मैं बस सोऊंगा और खाऊंगा, अब मुझे तंग मत करो। हे भगवान, किस आलसी के पल्ले बांध दिया आपने मुझे। काम करके तो राजी नहीं है, पता नहीं जमींदार इन आलसी को कैसे झेलते हैं। अरे बाहर का नहीं तो कम से कम घर के कामों में मेरा हाथ बटा दो। मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। आलोक का ऐसा आलसी व्यवहार देखकर गहना अपना सर पकड़ लेती है। पूरे दिन आलोक चैन की नींद सोता है और भूख लगने पर उठकर खाना खा लेता है। शाम होती है तो वो घर के बाहर जाकर टहलने लगता है। दूसरी तरफ गहना कुएं से पानी लेकर आ रही होती है, तभी सामने से आ रहा जमींदार उसे टोक देता है। गहना, आलोक का पैर कैसा है अब? उसने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? डॉक्टर को? पर क्यों जमींदार जी, वो तो अच्छे भले सो रहे हैं, उन्हें क्यों डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी? अरे लेकिन कल ही तो उसके पैर में चोट लगी थी, तभी तो उसने खेत में खुदाई नहीं की थी और इसलिए वो आज छुट्टी पे था। यानी उन्होंने चोट का बहाना बनाकर छुट्टी ली थी। ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? गहना की चुप्पी देखकर मनसुख जमींदार सब समझ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला ताकि उसे छुट्टी मिल सके। जमींदार जी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे, लेकिन आप उन्हें काम से मत निकालिए। एक तो वो वैसे ही आलसी हैं, काम छूट गया तो आलसी और हो जाएंगे। गहना जमींदार के आगे गिड़गिड़ाने लगती है तो जमींदार भी उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन जमींदार को गुस्सा बहुत आता है। समय बीतता है, आलोक हमेशा की तरह कुछ देर काम किया करता और फिर आराम करता। एक रोज वो किसी काम से जमींदार के घर जाता है तो देखता है कि जमींदार नीचे जमीन पर हाथ जोड़े बैठा है और कुर्सी पर एक संत महात्मा बैठे हैं, तो वो दरवाजे पर ही रुक जाता है। चिंता मत कर बच्चा, कुछ ही समय में तेरा भाग्य चमकने वाला है, बस तुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो सुन। वो संत महात्मा जमींदार को जो बात बताता है वो बातें दरवाजे पर खड़ा आलोक भी सुन लेता है और उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जिसके बाद वो बिना कोई आवाज किए वहाँ से चला जाता है। जमींदार के इतने खेतों में आखिर किस खेत में वो रहस्यमयी खजाना गड़ा होगा? वो खजाना एक बार अगर मेरे हाथ लग जाए तो मुझे तो जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम अभी तक सोए नहीं और क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। आएगी भी कैसे, सारा दिन खेत में काम करने की जगह सोते रहते हो। देखो, मुंह बंद रखो अपना और मुझे सोने दो। अगली सुबह गहना के उठने से पहले ही आलोक अपना फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है तो देखता है कि वहाँ पहले से ही जमींदार और उसका मुंशी खड़ा हुआ था। मुंशी जी, कुछ किसानों को दिहाड़ी पर लगवा दीजिए, मुझे अपनी 5 बीघा जमीन को 2 दिन में खुदवाना है। जमींदार जी, अब मेरे रहते हुए भला दिहाड़ी पर किसानों को रखने की क्या जरूरत है? अकेले ही जमीन खोद दूंगा ताकि खेत एक साथ बीज बोने लायक हो जाए। अरे आलोक, ये तेरे अकेले की बस की बात नहीं है, रहने दे। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं मेहनत करके सारा काम कर दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। जमींदार आलोक की बात मान जाता है और फावड़ा लेकर खेतों में काम पर लग जाता है। आधे दिन में
वो एक खेत को अच्छे से खोद देता है और जब खाना लेकर उसकी पत्नी आती है तो वो हैरान रह जाता है। हाय दैया, ये तो चमत्कार हो गया। आज सोने की जगह काम कर रहे हो। अजी सुनिए, खाना खा लीजिए। लेकिन महात्मा जी, खेत से निकले खजाने में क्या होगा ये बताइए। ये बात तो मुझे भी ज्ञात नहीं है बच्चा, तभी तो वो रहस्यमय खजाना है। लेकिन उसके मिल जाने से तेरी किस्मत के सभी ताले भी तो खुल जाएंगे। अजी क्या सोचने लगे, खाना खा लीजिए ना। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ? खाना रख दो और तुम जाओ, मैं खा लूंगा थोड़ी बहुत देर में। उसकी बातें सुनकर गहना हैरान थी, क्योंकि वो अपने आलसी पति को खाना छोड़कर काम करते हुए देख रही थी। आलोक पूरे दिन खेत में मेहनत करता है। अगले दिन भी वो बहुत मेहनत करके 5 बीघा जमीन खुद ही खोद देता है, लेकिन उसे किसी भी खेत में कोई खजाना नहीं मिलता। बहुत रात हो गई थी, तभी वहाँ गहना, जमींदार और महात्मा भी आ जाते हैं। बस करो आलोक, कोई खजाना नहीं मिलने वाला तुम्हें। खजाना? कैसा खजाना? वही रहस्यमय खजाना जिसकी तलाश में तुमने आलस छोड़कर 2 दिन में मेरे खेत की खुदाई कर दी। मतलब वो रहस्यमयी खजाने की बात झूठी थी जमींदार जी? बिल्कुल, तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला, तो मैंने ये सब किया ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। अगर तुमने मेहनत की जगह आलस किया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। आप सही कह रहे हैं जमींदार जी। जो काम मैं आलस के मारे 1 हफ्ते में भी नहीं कर पाता था, वो मैंने खजाने के लालच में 2 दिन में ही कर दिया। अब मैं आलस नहीं करूंगा। जमींदार जी, खजाना मिल गया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आलोक खुशी खुशी वो बक्सा खोलता है, लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं बल्कि कुछ अतरंगी पत्थर पड़े होते हैं, जिसे देखकर आलोक के चेहरे पर खुशी उमड़ आती है तो बाकी सभी भी हंसने लगते हैं। दोस्तों, बिना मेहनत के कभी कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए आलस ना करके हमें मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।